नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं हूं अमित ठाकुर और आज हम फिर से आपकी कक्षा 11 की इतिहास की पाठ्य पुस्तक के पाठ मूल निवासियों का विस्थापन यानी कि डिस्प्लेसिंग इंडिजिनस पीपल को लेकर आए हैं और आज इसका हम दूसरा वीडियो आपके सामने लेके आए हैं। आज हम जो पिछली हमारे वीडियो में जहां तक चर्चा हुई थी उससे आगे बढ़ रहे हैं और आज हम बात करेंगे नॉर्थ अमेरिका यानी उत्तरी अमेरिका की। आप अपने विश्व के मानचित्र पर, अपने वर्ल्ड मैप पर एक बार जरा नज़र डालें और देखें कि उत्तरी अमेरिका कहाँ है और उसमें कौन कौन से देश हैं। तो आप देखेंगे कि जो नॉर्थ अमेरिका उसमें मुख्य रूप से दो बड़े देश हैं। एक है जो विश्व का सबसे शक्तिशाली देश है इस समय भी, वो है यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका, और दूसरा है कनाडा। तो इस उत्तरी अमेरिका में, नॉर्थ अमेरिका में, संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में किस प्रकार से हमारे जो यूरोप के लोग, एशिया के लोग किस तरह से सेटलर्स बनकर, आबादकार बनकर वहाँ पर पहुँचे और वहाँ के जो निवासी थे, मूल निवासी, उनके साथ क्या हुआ, आज हम इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे नॉर्थ अमेरिका की जोग्राफिकल लोकेशन की, यानी जो वहाँ की भौगोलिक स्थिति है उसके बारे में। हम ये देखेंगे कि जो हमारा नॉर्थ अमेरिका है उसमें क्या क्या भौगोलिक विशेषताएं, क्या क्या जोग्राफिकल फीचर्स हैं वहाँ की। तो उत्तरी अमेरिका का महाद्वीप आर्कटिक सर्कल, जिसे हिंदी में उत्तर ध्रुवीय व्रत कह सकते हैं, तो आर्कटिक सर्कल या उत्तर ध्रुवीय व्रत से लेकर कर्क रेखा यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तक हमारा फैला हुआ है। तो ये तो नॉर्थ से साउथ तक का इसका विस्तार हुआ। अब जरा हम देखते हैं कि हमारा वेस्ट से ईस्ट तक इसका विस्तार क्या है, यानी पश्चिम से पूर्व तक हमारे नॉर्थ अमेरिका कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है। तो अगर हम पश्चिम से पूर्व की तरफ देखें तो यह है प्रशांत महासागर यानी पैसिफिक ओशन से अटलांटिक महासागर, अटलांटिक ओशन तक फैला हुआ है। तो आपने बिल्कुल क्लियरली देख लिया कि नॉर्थ से साउथ ये आर्कटिक सर्कल से लेकर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तक फैला हुआ है नॉर्थ अमेरिका। और अगर हम वेस्ट टू ईस्ट देखें यानी पश्चिम से पूर्व की तरफ इसका विस्तार देखें तो ये पैसिफिक ओशन यानी प्रशांत महासागर से लेकर अटलांटिक महासागर तक फैला हुआ है। तो आप सब अपने वर्ल्ड मैप पर, विश्व के मानचित्र पर इन सब स्थानों को देखें जो भी मैंने बताए और उस तरह से उसकी उत्तरी अमेरिका की लोकेशन पता लगाने का और याद रखने का प्रयास करें। अब हम ये तो हमने इसकी नॉर्थ साउथ और वेस्ट ईस्ट का जो लोकेशन, जो बाउंड्रीज हैं वो बता दी। लेकिन अब हम जरा इसमें और गहरे चलते हैं नॉर्थ अमेरिका में और देखते हैं कि वहाँ और क्या क्या चीज़ें हमें दिखाई देती हैं जोग्राफिकल कंडीशन के रूप में। तो अगर हम इसकी जोग्राफिकल कंडीशन की बात करें तो नॉर्थ अमेरिका में पथरीले पहाड़ों की श्रृंखला के पश्चिम में एरिजोना और नेवाडा की मरुभूमि है। मरुभूमि यानी डेजर्ट है, रेगिस्तान है। तो यानी यहाँ पर एरिजोना और नेवाडा जैसे बहुत बड़े बड़े रेगिस्तान हैं। तो ये भी यहाँ की एक विशेषता है। थोड़ा और पश्चिम में सिएरा नेवाडा पर्वत है। तो एक बहुत बड़ा पर्वत है सिएरा नेवाडा जो पश्चिम में है। अगर हम पूर्व में चलें तो पूर्व में ग्रेट प्लेन्स यानी विस्तृत मैदानी इलाके हैं। ग्रेट लेक्स यानी महान झीलें हैं। इसके अलावा मिसिसिपी और ओहियो जैसे की घाटियां हैं। मिसिसिपी और ओहियो जो नदियां हैं उनकी घाटियां हैं और एप्लेशियन पर्वत है। तो ये सब यहाँ की भौगोलिक विशेषताएं हैं। अगर हम थोड़ा दक्षिण में चलें, साउथ में, तो दक्षिण दिशा में मैक्सिको है। अब जरा कनाडा पर फोकस करें कि कनाडा में किस तरह की भौगोलिक दशाएं हैं। कनाडा का 40% इलाका जंगलों से ढका हुआ है। कई क्षेत्रों में तेल, गैस और खनिज संसाधन पाए जाते हैं, जिनके चलते संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में ढेरों बड़े बड़े उद्योग स्थापित हैं। आज ये जो पूरा क्षेत्र है ये काफ़ी औद्योगिक रूप से विकसित है। बड़े बड़े उद्योग यहाँ पर स्थापित है क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे खनिज पदार्थ वगैरह भी, जो कच्चा माल है वो भी यहाँ पर प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। अब जरा कनाडा में खेती की बात करें। आजकल कनाडा में गेहूं, मकई यानी कॉर्न, भुट्टा जिसे कहते हैं, और फल
बड़े पैमाने पर पैदा किए जाते हैं और मत्स्य उद्योग यानी फिशरी इंडस्ट्री, फिशिंग इंडस्ट्री जो है वहाँ का एक महत्वपूर्ण उद्योग है। तो यानी ये जो पूरा एरिया है नॉर्थ अमेरिका का, जिसमें कनाडा है, संयुक्त राज्य अमेरिका है, ये बहुत ही प्रॉस्परस, बहुत ही समृद्ध एरिया है। यहाँ बहुत बड़े बड़े उद्योग हैं, बहुत अच्छी खेती होती है, फिशिंग इंडस्ट्री है और यहाँ के लोग बड़े धन संपन्न वाले हैं, मतलब बहुत संपन्नता है, बहुत पैसा है। लेकिन ये पैसा कमाया कैसे गया, हमें इसके इतिहास को जानना है इस पार्ट में। तो यानी जो यूरोप के लोग यहाँ पर आए, उन्होंने इतने बड़े बड़े उद्योग लगा लिए, इतने बड़े बड़े बागान लगा लिए, बहुत बड़ी बड़ी विस्तृत खेती की। लेकिन ये सब हुआ कैसे? ये हुआ एट द कॉस्ट ऑफ नेटिव पीपल। जो यहाँ के मूल निवासी थे, जो यूरोपियों के आने से पहले यहाँ रहते थे, उनके साथ अत्याचार हुआ, उनको उनकी ज़मीनों से बेदखल कर दिया गया और उनको लूट कर यूरोपीय लोगों ने यह समृद्धि बनाई है। तो इस चैप्टर में हमें इसी बातों को समझना है। खनन उद्योग और बड़े पैमाने की खेती का विकास पिछले 200 साल में ही यूरोप, अफ्रीका और चीन के अप्रवासियों के हाथों हुआ है। तो जो यूरोप, अफ्रीका और चीन से जो लोग आए और यहाँ पर बस गए हैं नॉर्थ अमेरिका में, उन्हीं के द्वारा पिछले 200 सालों में नॉर्थ अमेरिका में खनन यानी कि माइनिंग और उद्योग यानी इंडस्ट्री, बड़े पैमाने पर खेती, इन सब का विकास इन लोगों ने किया पिछले 200 सालों में, जो बाहर से आके बसे हैं यहाँ पर। लेकिन यूरोप वासियों की जानकारी में आने से पहले हजारों सालों से उत्तरी अमेरिका में लोग रह रहे थे, जो यहाँ के मूल निवासी थे, जो यहाँ के नेटिव पीपल थे। और ये जो बाहर के लोग आए, यूरोप के लोग आए, चीन के लोग आए, अफ्रीका के लोग आए, इन्होंने उन नेटिव पीपल को उनकी ज़मीनों से बेदखल कर दिया, उनको भगा दिया, उनके संसाधन छीन लिए और सारी समृद्धि अपने नाम कर ली और यहाँ के मूल निवासी गरीब के गरीब रह गए। तो इस गरीब के गरीब रहने के पहले तो वो अच्छे अपना जीवन चलाया करते थे, लेकिन इन यूरोप के लोगों ने, चीन के लोगों ने, अफ्रीका के लोगों ने जो बाहर से आकर यहाँ पर बसे, उन्होंने उनके संसाधन छीन लिए। तो पहले वो जिस संपन्नता के साथ, जिस आराम का जीवन, सुविधा वाला जीवन, संपन्नता वाला जीवन जीते थे जो हमारे मूल निवासी, उनके वो सारे जो एक आराम की जो जीवनचर्या थी वो सब खत्म हो गई। उनका जो संतुष्टि वाला जीवन था वो खत्म हो गया और उनको बहुत गरीबी और कष्टों का जीवन अब बिताना पड़ रहा है। तो ये इन सब चीज़ों के बारे में ही हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। तो अब बात करेंगे हम मूल निवासियों की, यानी नेटिव पीपल की, जो नॉर्थ अमेरिका के नेटिव पीपल हैं। लेकिन उनके बारे में जानने से पहले एक बार हम नेटिव पीपल यानी कि मूल निवासियों या मूल बाशिंदों के अर्थ को दोबारा से समझ लें। नेटिव यानी मूल बाशिंदों का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो अपने मौजूदा निवास स्थान में ही पैदा हुआ था, यानी जो नॉर्थ अमेरिका में शुरू से रह रहे थे, जिन्हें आजकल हम रेड इंडियन भी कहते हैं या अमेरिकन इंडियन भी कहते हैं। तो ऐसे लोग जो शुरू से ही, यानी यूरोप के लोगों, चीन के लोगों, अफ्रीका के लोगों के आने से पहले से ही जो नॉर्थ अमेरिका में रहते थे, वो वहाँ के मूल निवासी हैं। और जो बाहर से फिर यूरोप के लोग पहुँचे, जो चीन के लोग पहुँचे, अफ्रीका के लोग पहुँचे, एशिया के लोग पहुँचे, ये सब वहाँ के सेटलर्स हैं। तो दो शब्द हैं, एक सेटलर और एक नेटिव। सेटलर वो लोग हैं जिनका देश कोई और था, वो अब बेहतर अवसरों की तलाश में अमेरिका आकर बस गए, जैसे यूरोप के लोग बस गए, वो सेटलर्स हैं। और यूरोप के लोगों के आने से भी पहले मूल रूप से बहुत पुराने समय से जो लोग अमेरिका में रहते थे वो नेटिव यानी कि मूल बाशिंदे कहलाते हैं। 20वीं सदी के आरंभिक वर्षों तक यह पद यानी कि नेटिव पीपल यूरोपियन लोगों द्वारा अपने उपनिवेशों के बाशिंदों के लिए इस्तेमाल किया जाता था। तो जो अंग्रेजों ने भारत पर अपना साम्राज्य स्थापित किया था, भारत को अपनी कॉलोनी बनाया था, तो वो भारत के लोगों को भी नेटिव कहते थे, क्योंकि जो भारत में पहले से, उनके आने से पहले जो लोग रहते थे वो सब यहाँ के मूल निवासी थे। तो भारत के लोगों को भी अंग्रेज नेटिव कहा करते थे। तो यानी यूरोप के लोग जिन देशों पर कब्जा करके अपना साम्राज्य बनाते थे, उन देशों में पहले से रहते चले आए लोगों को, पहले से रहने वाले लोगों को नेटिव यानी मूल बाशिंदे कहा जाता था। तो अब जरा हम नॉर्थ अमेरिका के मूल बाशिंदों
यानी नेटिव पीपल की विशेषताओं के बारे में समझ लें। पहले तो ये देखें कि ये मूल निवासी अमेरिका में आए कहाँ से थे। तो अगर आप अपने जो वर्ल्ड का मैप है उस पर जरा एक बार नज़र डालें दोबारा से, तो आपको दिखेगा कि जो नॉर्थ अमेरिका है और उस नॉर्थ अमेरिका का एशिया से एक जमीन के नाते एक कनेक्शन है, एक संपर्क बना हुआ है, और वो संपर्क है रूस, यानी सोवियत संघ जिसे पहले कहते थे, अब आजकल जो रूस है। तो रूस और नॉर्थ अमेरिका के बीच में बीच में बहुत बड़ा सागर है, लेकिन उस सागर में एक छोटी सी हमारी लैंड स्ट्रिप है, यानी ज़मीन की पट्टी है। उसको हम कहते हैं बेरिंग स्ट्रेट। तो उस बेरिंग स्ट्रेट से होते हुए हमारे एशिया से लोग नॉर्थ अमेरिका में आकर बसे थे। तो यानी अमेरिका के मूल बाशिंदे वास्तव में एशिया, यानी हमारे जिसे कह सकते हैं रूस से आकर इस नॉर्थ अमेरिका में बसे थे। और कहाँ से आए थे वो? बेरिंग स्ट्रेट्स के माध्यम से। तो इसके बारे में आप जरा पढ़ते हैं। उत्तरी अमेरिका के सबसे पहले बाशिंदे मतलब निवासी, जो रेजिडेंट हैं, उत्तरी अमेरिका के सबसे पहले बाशिंदे 30,000 साल पहले बेरिंग स्ट्रेट्स के आर पार फैले भूमि सेतु के रास्ते एशिया से आए थे। तो बेरिंग स्ट्रेट तो एक हमारी मतलब समुद्र का एक छोटा सा सकरा चैनल है, और उस चैनल में एक बहुत ही सक्रिय सी जमीन की पट्टी है, जिसके द्वारा हमारा अमेरिका जो है, उत्तरी अमेरिका, वो एशिया से जुड़ा हुआ है। तो उस सक्रिय सी जमीन की पट्टी पर चलते चलते ही एशिया के लोग, जो खासकर रूस के थे, वो वहाँ से चलते चलते नॉर्थ अमेरिका पहुँचे थे। तो बेरिंग स्ट्रेट के आर पार जो एक भूमि सेतु यानी लैंड ब्रिज बना हुआ है, उससे चलते हुए एशिया के यानी रूस के लोग नॉर्थ अमेरिका पहुँचे थे 30,000 साल पहले। और वही लोग नॉर्थ अमेरिका के मूल बाशिंदे यानी नेटिव पीपल कहलाए थे। और 10,000 साल पहले आखिरी हिमयुग यानी आइस एज के दौरान वे और दक्षिण की तरफ बढ़े। तो 30,000 साल पहले तो वो नॉर्थ अमेरिका के भी सबसे ऊपरी हिस्से में आ गए थे, एशिया से जमीन के जो टुकड़ा छोटा सा जुड़ा हुआ है भूमि सेतु यानी लैंड ब्रिज जो है उससे चलते हुए। लेकिन फिर जब आइस एज यानी बर्फ का युग शुरू हुआ, बहुत ठंड पड़ी नॉर्थ अमेरिका के नॉर्थ एरिया में, तो वो वहाँ की ठंड से बचने के लिए नॉर्थ अमेरिका में और दक्षिण की तरफ यानी और नीचे की तरफ चले आए थे। अमेरिका में मिलने वाली सबसे पुरानी मानव कृति एक तीर की नोक यानी एरो पॉइंट है, जो 11,000 साल पुरानी है। तो 11,000 साल पुरानी जो सबसे चीज़ हमें मिली है मानव निर्मित, और वो है तीर की नोक यानी एरो पॉइंट। तो इसका मतलब नॉर्थ अमेरिका में बहुत साल पहले से मानव रह रहा था और वही वहाँ के मूल निवासी हैं। तो 30,000 साल पहले तो वो आए थे, और हम देखते हैं कि 11,000 साल पुरानी वहाँ का एक आर्टिफैक्ट मिला है, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस मिला है, एक तीर की नोक मिली है। तो इसका मतलब वहाँ पर बहुत पुराने समय से जो मानव रह रहे थे, और वही लोग इस नॉर्थ अमेरिका के मूल निवासी हैं, नेटिव पीपल हैं। तकरीबन 5,000 साल पहले जब जलवायु में ज़्यादा स्थिरता आई, तब इन मूल निवासियों की यानी नेटिव पीपल की आबादी बढ़नी शुरू हुई थी। तो इस तरह से आपने मूल निवासियों का इतिहास तो देख लिया कि वो नॉर्थ अमेरिका में आए कैसे थे। अब इन मूल निवासियों की जीवन की विशेषताओं की बात करते हैं कि वो कैसे रहते थे, उनका क्या आचार व्यवहार था, क्या दैनिक दिनचर्या थी, उनके क्या रीति रिवाज थे, वो कैसे अपना भोजन इकट्ठा करते थे। इन सब चीज़ों के बारे में भी जानना हमारे लिए बहुत रोचक होगा कि और बहुत ही महत्वपूर्ण होगा कि नॉर्थ अमेरिका के मूल निवासी का जीवन कैसा चलता था। अभी तक तो हमने देखा कि वो आए कैसे थे नॉर्थ अमेरिका में, अब देखेंगे उनका जीवन कैसा था। ये जो अमेरिका के मूल निवासी हैं, जो नेटिव पीपल हैं, ये लोग नदी घाटी के साथ साथ बने गांव में समूह बनाकर रहते थे। वे मछली और मांस खाते थे और सब्जियां तथा मकई यानी कॉर्न भुट्टा उगाते थे।
वे अक्सर मांस की तलाश में यानी मीट की तलाश में लंबी यात्राओं पर जाया करते थे। मुख्य रूप से उन्हें बाइसन, एक जंगली भैंसा होता है बाइसन, तो मुख्य रूप से उन्हें बाइसन यानी उन जंगली भैंसों की तलाश रहती थी जो घास के मैदानों में घूमते थे। और इन यानी वो बाइसन का शिकार करते थे, और बाइसन का शिकार करना उनके लिए और आसान हो गया जब इन मूल निवासियों ने घुड़सवारी शुरू कर दी। तो अब इन्हें घोड़े कहाँ से मिलते थे? ये घोड़े, इन मूल निवासियों को ये घोड़े स्पेनिश सेटलर्स यानी स्पेनी आबादकार बेचा करते थे। तो यानी ये घोड़े खरीदते थे स्पेनिश सेटलर्स से, लेकिन वे उतने ही जानवर मारते थे जितने कि उन्हें भोजन के लिए जरूरत होती थी। तो इसका मतलब मूल निवासी एक संतुष्ट प्रकृति के जीव होते थे। वो लालच के लिए, व्यापार करने के लिए जानवरों को मारकर नहीं मारते थे, और उनको के अंधाधुंध जानवरों को मार मार कर उनके शरीर के अंगों का व्यापार कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, इसके लिए वो शिकार नहीं करते थे। वो केवल अपना भोजन करने के लिए शिकार करते थे। जितना उनका पेट भरने के लिए ज़रूरत था, केवल उतने जानवरों को मार के उनको केवल उतना ही शिकार करते थे। व्यापार करने के लिए, उनका जो जानवरों के अंगों को बेचकर पैसा कमाने के लिए वो जानवरों को अंधाधुंध शिकार नहीं करते थे। केवल उतने ही जानवर मारते थे जितना उनकी भूख होती थी, जितना उनको पेट भरने के लिए ज़रूरी होता था। नेटिव पीपल ने यानी अमेरिका के मूल निवासियों ने बड़े पैमाने पर खेती करने की कोशिश नहीं की, और क्योंकि वे अपनी आवश्यकताओं से अधिक उत्पादन नहीं करते थे, इसलिए उन्होंने केंद्रीय तथा दक्षिण अमेरिका की तरह राजशाही और साम्राज्य का विकास नहीं किया। तो हमने देखा था कि भाई जो हमारा केंद्रीय अमेरिका यानी सेंट्रल अमेरिका और साउथ अमेरिका है, वहाँ पर इंका, एज़टेक, माया, इस तरह के बड़े बड़े साम्राज्य थे मूल निवासियों के, क्योंकि वो सरप्लस प्रोडक्शन भी करते थे, यानी जितनी उनकी ज़रूरत होती थी उससे ज़्यादा प्रोडक्शन करते थे। बड़ा साम्राज्य बनाने के लिए ज़्यादा प्रोडक्शन की ज़रूरत होती है। लेकिन नॉर्थ अमेरिका के नेटिव पीपल तो संतुष्ट प्रकृति के प्राणी थे। वो तो बस जितना उनके पेट भरने के लिए भोजन चाहिए होता था, केवल उतना उत्पादन करते थे, ज़्यादा उत्पादन करते ही नहीं थे, सरप्लस पैदा ही नहीं होता था। तो इसलिए उनके बड़े बड़े साम्राज्य भी स्थापित नहीं हुए। वो तो बस अपना आराम से संतुष्टि का जीवन जीते थे, जितनी आवश्यकता है बस उतना काम करते थे, ज़्यादा के चक्कर में नहीं पड़ते थे। जमीन को लेकर यानी एरिया को लेकर, इलाके को लेकर कई बार कबीलों के बीच झगड़े की कुछ मिसालें मिलती हैं। यानी कई बार जो अलग अलग कबीले होते थे नॉर्थ अमेरिका के सेटलर्स के, और नॉर्थ अमेरिका के नेटिव पीपल के जो कबीले होते थे, उनके बीच में कई बार झगड़ा भी हो जाता था एरिया के कंट्रोल को लेकर के, ये एरिया, इस एरिया पे किसका कंट्रोल रहेगा। पर कुल मिलाकर ज़मीन पर नियंत्रण कोई मुद्दा नहीं था। यानी ज़मीन उनके लिए कोई बहुत महत्वपूर्ण चीज़ नहीं थी, कोई कीमती चीज़ नहीं थी कि जिसके लिए वो आपस में लड़ मरते थे। कई बार एरिया के कंट्रोल के लिए कि भाई इस एरिया में हम शिकार करेंगे, इस एरिया के फल हम इकट्ठे करें, केवल इस पर कभी कभार कुछ लड़ाई हो जाती थी कुछ कबीलों में। लेकिन ज़मीन कोई महत्वपूर्ण चीज़ नहीं मानी जाती थी और उसके लिए कोई लड़ाइयाँ नहीं होती थी। वे ज़मीन पर अपनी मिल्कियत की कोई ज़रूरत महसूस किए बगैर उससे मिलने वाले भोजन और आश्रय से संतुष्ट थे। यानी ज़मीन पर अपना मालिकाना हक जताने का उनका कोई इरादा और कोई इच्छा नहीं थी। बस वो केवल इसी से संतुष्ट थे कि ये ज़मीन है, सबकी है, इस पर जो जानवर हैं, इस पर जो फल उग रहे हैं वो हमें भोजन के रूप में मिल जाएंगे। जितनी ज़रूरत होगी उतना का शिकार कर लेंगे, उतने फल इकट्ठे कर लेंगे और यहीं पर हम सो जाएंगे, यहीं पर हम रह लेंगे। बस ज़मीन का उनके लिए इतना ही महत्व था। ज़मीन के ऊपर अपनी मालिकाना हक हासिल स्थापित करने का उनका कोई इरादा नहीं था, ना कभी इच्छा थी। उनकी परंपरा की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी औपचारिक संबंध और दोस्तियां कायम करना तथा उपहारों का आदान प्रदान करना। ये चीज़ें उन्हें खरीदने की बजाय उपहार के तौर पर हासिल होती थी। तो यानी वो व्यापार नहीं करते थे, वो उपहार के तौर पर चीज़ों का आदान प्रदान यानी एक दूसरे को उपहार देते थे, गिफ्ट देते थे। खरीद बिक्री जैसा जो कॉन्सेप्ट है वो उनके यहाँ नहीं था। औपचारिक संबंध बनाते थे, दोस्ती स्थापित करते थे, उपहारों का लेन देन करते थे, चीज़ों को खरीदते बेचते नहीं थे। अगर किसी को किसी चीज़ की ज़रूरत है तो दूसरा व्यक्ति उसे उपहार के तौर पर, गिफ्ट के तौर पर दे देता था। ऐसे जब उसे ज़रूरत पड़ती कोई दूसरा व्यक्ति उसे गिफ्ट दे देता था। तो जिस तरह आजकल हम बाज़ार में अपनी ज़रूरत की चीज़ें खरीदते बेचते हैं, ऐसा वहाँ पर नहीं होता था।
वो तो अपने ज़रूरत की चीज़ें खुद अपने लिए उगा लेते थे, और जो उनके पास नहीं थी तो कोई दूसरा व्यक्ति उन्हें गिफ्ट के तौर पे दे देता था। पेज नंबर 216 पे आपको एक बहुत सुंदर सी एक बेल्ट दिखाई दे रही है। ये क्या बेल्ट है इसके बारे में जानना जरूरी है, क्योंकि ये उनकी यानी नेटिव पीपल की दोस्ती का प्रतीक है। ये रंगीन सीपियों को आपस में मिलाकर बनाई जाने वाली वैम्पुम बेल्ट है। तो ये रंगीन सीपियों को आपस में मिलाकर बनाई जाने वाली वैम्पुम बेल्ट है, जो किसी समझौते के बाद स्थानीय कबीलों के बीच इसका आदान प्रदान होता था। तो यानी अगर कोई दो कबीलों के बीच में कोई समझौता हुआ कि भाई ये एरिया तक हम यहाँ शिकार करेंगे, उस एरिया तक आप शिकार करना, ऐसा कोई समझौता हो गया, तो अपनी दोस्ती को पक्का करने के लिए उसके प्रतीक के तौर पर ये वैम्पुम बेल्ट जो रंगीन सीपियों से बनाई जाती थी, ये जो कबीले के मुखिया थे वो एक दूसरे को भेंट करते थे, जिससे उनकी दोस्ती ये उसकी उनकी दोस्ती का प्रतीक होती थी। तो आप देख रहे हो कि बड़ा सिंपल सरल सा जीवन था नेटिव पीपल का, नॉर्थ अमेरिका के नेटिव पीपल का। वो ना कोई व्यापार करते थे, ना खरीद बिक्री करते थे, ना कोई पैसा कमाने के लिए बहुत ज़्यादा अंधाधुंध जानवरों का शिकार करते थे, ना ज़मीन पर मालिकाना हक स्थापित करने की उनकी कोई इच्छा थी। वो तो एक संतुष्टि भरा जीवन जीते थे। जितना उनका पेट भरने के लिए मीट जरूरी होता था उतने ही जानवरों का शिकार करते थे, जितना पेट भरने के लिए फल इकट्ठे करने होते उतने ही फल इकट्ठे करते थे। वो प्रकृति का अंधाधुंध शोषण नहीं करते थे, वो प्रकृति के साथ सह अस्तित्व को एग्जिस्टेंस में रहते थे, प्रकृति को नुकसान नहीं पहुंचाते थे, केवल प्रकृति से उतना ही लेते थे जितना उनकी जरूरत थी। और इस तरह से वो बहुत ही संतुष्टि भरा जीवन जीते थे, आपस में मित्रता रखते थे, एक दूसरे को उपहार देते थे, कोई खरीद बिक्री नहीं करते थे, जिसको जिस चीज़ की जरूरत होती दूसरा व्यक्ति उसे उपहार दे देता था। इतना अच्छा जो उनकी संस्कृति थी, इतना अच्छा उनका जो लेन देन था, इतना अच्छा उनका समाज था। अब जरा देखें वहाँ पर कौन कौन सी भाषाएं चलती थी नॉर्थ अमेरिका में इन नेटिव पीपल्स की। उत्तरी अमेरिका में अनेक भाषाएं बोली जाती थी, हालांकि वे लिखी नहीं जाती थी। उनका विश्वास था कि समय की गति चक्रीय है, यानी भाषाएं तो कई थी उनके पास, लेकिन लिपि यानी स्क्रिप्ट नहीं थी, लिखी नहीं जाती थी। और उनका यह विश्वास था कि समय की गति चक्रीय यानी सर्कल में चलता है, सर्कुलर मूवमेंट होता है समय का, यानी बार बार एक बार वही चीज़ दोबारा पलट के आती रहती है। और हर कबीले के पास अपनी उत्पत्ति और इतिहास के बारे में ब्यौरे थे जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलते आ रहे थे। तो इसका मतलब ये ऐसे अनपढ़ या अज्ञानी लोग नहीं थे, भले ही इनके पास स्क्रिप्ट नहीं थी, ये अपनी बातों को लिख नहीं पाते थे, लेकिन भाषाएं थी और इनको अपने इतिहास का बोध था, अपनी संस्कृति, अपनी उत्पत्ति यानी हम कैसे पैदा हुए और हमारा क्या इतिहास है, इस सब की जानकारी इनको थी। और कबीला उसको मौखिक रूप से ही संजोकर अपने पास इतिहास रखता था। नई पीढ़ी को पुरानी पीढ़ी वो सारी बातें बताती थी कि कैसे हमारा उत्पत्ति हुई, कैसे हम पैदा हुए, कैसे हमारे कबीले का विकास हुआ, क्या क्या घटनाएं पुराने ज़माने में हमारे कबीले के साथ हो चुकी हैं। जो ये पूरा इतिहास है जो आजकल आप किताबों में पढ़ते हैं, वो मौखिक रूप से याद रखते थे कबीला, और आने वाले बच्चों को वो पुराने लोग बताते थे, जिससे पीढ़ी दर पीढ़ी इतिहास का ट्रांसफ़र होता रहता था, ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता था। वे कुशल कारीगर थे, यानी जो नॉर्थ अमेरिका के नेटिव पीपल थे वो कुशल कारीगर थे और खूबसूरत कपड़े बुनते थे। वे धरती को पढ़ सकते थे, ये बड़ी इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग बात है, वे धरती को पढ़ सकते थे। पढ़ सकने का मतलब वो जो विभिन्न प्रकार के संकेत हैं, विभिन्न प्रकार के साइन हैं, उनको देखकर समझ जाते थे कि प्रकृति में क्या होने वाला है। जैसे कुत्ते रो रहे हैं, या चींटियाँ जल्दी जल्दी अब अपना दाना इकट्ठा कर रही हैं, या पेड़ कुछ अलग प्रकार के फल या उनकी पत्तियाँ उग रही हैं, इन्हें देख के वो समझ जाते थे कि अब क्या कोई भूकंप आने वाला है, क्या कोई प्राकृतिक आपदा आने वाली है, क्या कोई मौसम बदलने वाला है। यानी वो बहुत अच्छे मौसम विज्ञानी थे, वो प्रकृति को जानने वाले लोग थे। जैसे आजकल वैज्ञानिक विभिन्न यंत्रों से पता लगाते हैं कि क्या कोई सुनामी आ सकती है, कोई भूकंप आ सकता है, कोई चक्रवात आ सकता है। ये उनके पास ऐसे कोई वैज्ञानिक जो यंत्र नहीं थे, लेकिन उनको अपने अनुभव से और उनका जो इतिहास रहा है उससे, और उनके बुजुर्गों ने उन्हें जो समझाया उससे, वो प्रकृति को, वो धरती को पढ़ लेते थे और जान लेते थे कि आने वाले समय में किस प्रकार का मौसम आने वाला है,
किस प्रकार की प्राकृतिक आपदाएं आने वाली हैं, ये उनका बहुत महत्वपूर्ण विशेषता थी, ये उनका बहुत महत्वपूर्ण ज्ञान था। जलवायु और विभिन्न भूदृश्यों को वे उसी तरह समझ सकते थे जैसे पढ़े लिखे लोग लिखी हुई चीजें पढ़ते हैं। जैसे आप अपनी किताब आसानी से पढ़ लेते हो और समझते हो कि इस किताब में कि क्या लिखा है, वो धरती को यानी जलवायु को, भूदृश्यों को, लैंडस्केप को पढ़कर देख कर समझ जाते थे कि किस प्रकार का मौसम आने वाला है, किस प्रकार की प्राकृतिक आपदाएं आने वाली है। ये उनकी बहुत महत्वपूर्ण विशेषता थी, जो अब लगभग सभी जगहों से लुप्त हो गई है। तो हम देख रहे हैं कि आज हम अपने आप को बहुत पढ़ा लिखा समझते हैं, बड़ा योग्य समझते हैं, लेकिन जो नेटिव पीपल थे वो इतने योग्य थे कि वो बिना किसी वैज्ञानिक यंत्रों के भी समझ जाते थे कि क्या कोई प्राकृतिक आपदा आने वाली है, क्या मौसम बदलने वाला है, कौन सी ऋतु आने वाली है। ये सब वो अपने अनुभवों से जान लेते, प्रकृति को पढ़ लेते थे। ये उनकी बहुत बड़ी विशेषता थी। तो अब हम पेज नंबर 215 पर ही एक जो आपको बॉक्स दिया हुआ है उसको पढ़ेंगे और देखेंगे कि उस पर क्या कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं। जैसे मैं बार बार बताता हूं कि जो आपके पेपर में पैराग्राफ वाले प्रश्न आते हैं, जिन्हें हम कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन कहते हैं, ये कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन इन्हीं जो आपकी किताब में बॉक्स दिए होते हैं उसमें जो लिखा होता है उसी को पैराग्राफ के रूप में परीक्षा में दे देते हैं और फिर उससे आधारित सवाल आपसे पूछते हैं। तो आप पेज नंबर 215 पर जो बॉक्स दिया गया है, अमेरिका की पूर्व संध्या, द डे बिफोर अमेरिका, है ना, जो आपको दिख रहा है, जिसको विलियम मैकलिश की किताब से एक पैराग्राफ के तौर पर लिया गया है इस बॉक्स में। तो इस बॉक्स को आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको बड़ा मज़ा आएगा कि ये बता रहा है कि जब यूरोपीय लोग नॉर्थ अमेरिका नहीं आए थे तो उसे कहा गया अ डे बिफोर अमेरिका। तो जब वो नॉर्थ अमेरिका नहीं आए थे तो उस समय की नेटिव पीपल की ज़िंदगी क्या थी उसको बताने के लिए बॉक्स लिखा गया है। तो आप सब उस बॉक्स को ध्यान से पढ़ेंगे और फिर वो एक तरह से पैराग्राफ है जो पेपर में आया मान लीजिए, और फिर उस पर आधारित अब हम कुछ क्वेश्चन कर रहे हैं। तो आपसे मैं क्वेश्चन पूछूंगा, इन्हें कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन कहेंगे, तो अब आपको उनका उत्तर देना होगा। तो पेपर में भी, आपकी परीक्षा में भी इसी तरह से सवाल आएंगे। आपको किसी बॉक्स में लिखी हुई कोई बातें पैराग्राफ के तौर पर दी जाएंगी, आपको पढ़कर उनके उत्तर देने होंगे। लेकिन जैसा मैं आपको बार बार बताता रहा हूँ कि अब आपको जो उत्तर है वो केवल पैराग्राफ से ही नहीं मिलेंगे। जब आप इस पैराग्राफ को किताब के बाकी टेक्स्ट के साथ, यानी उस बॉक्स के आगे पीछे जो लिखा है उससे रिलेट करके पढ़ेंगे, याद रखेंगे, तब आप इन पैराग्राफ वाले सवालों का उत्तर दे पाएंगे। तो इसलिए आपको बॉक्स को मेन टेक्स्ट के साथ, यानी जो बॉक्स के आगे पीछे किताब में लिखा है उसके साथ रिलेट करके पढ़ना चाहिए, ताकि आप सही ढंग से सवाल दे सकें, आप सही उन सवालों के सही ढंग से जवाब दे सकें। तो अब जरा हम ये देखें कि जो विलियम मैकलिश की जो अमेरिका से पहले का दिन, द डे बिफोर अमेरिका की जो किताब से इसमें जो लिया गया है जो पैराग्राफ, उसे आपने पढ़ा। अब देखते हैं उस पर क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं परीक्षा में। तो पहला प्रश्न है, अमेरिका से पहले का दिन से क्या अभिप्राय है? द डे बिफोर अमेरिका से आप क्या समझते हैं? तो बिल्कुल क्लियर है, वो तो मैंने अभी बता भी दिया और आपकी पैराग्राफ से भी आपको मिल जाएगा। यानी द डे बिफोर अमेरिका का मतलब है जब यूरोपीय लोग आए और इस उपमहाद्वीप और इस महाद्वीप को उन्होंने अमेरिका नाम दिया, उससे पहले का दिन। यानी जब, इसका कहने का मतलब है कि यूरोपीय लोगों के अमेरिका से आने के पहले के समय को द डे बिफोर अमेरिका कहा जाता है। यानी जब पूरे अमेरिका पर नेटिव पीपल का राज था, जब यूरोपीय लोग आए नहीं थे, जब पूरे अमेरिका में नेटिव पीपल की बस्तियां थी अलग अलग जगह पर, तो उस समय की परिस्थिति को द डे बिफोर अमेरिका कहा जाता है। यानी अमेरिका से पहले का दिन का मतलब है ऐसा समय जब अमेरिका में यूरोपीय लोग नहीं आए थे और नेटिव पीपल का ही पूरी अमेरिका पे राज था, उसे कहते हैं द डे बिफोर अमेरिका। अब अगला प्रश्न पूछते हैं, यूरोपियों के अमेरिकी महाद्वीप आने से पहले इस महाद्वीप में क्या परिस्थितियां विद्यमान थी? What circumstances were prevalent in North America before the European came? तो यूरोपियों के आने से पहले यहाँ की परिस्थितियाँ जो थी वो अगर आप ध्यान से पैराग्राफ पढ़ोगे तो आपको यहाँ पर पता चल जाएगा। तो यूरोपीय लोगों के अमेरिका में आने से ठीक पहले तक विविधता हर जगह पसरी हुई थी, डाइवर्सिटी थी हर जगह। लोग 100 से भी ज़्यादा ज़बानें यानी भाषाएं बोलते थे। वे शिकार, मछली पकड़ना, संग्रहण, बागवानी और खेती में से
जो जो मुमकिन हो वह सब आजमाते हुए अपनी जीविका कमाते थे। मिट्टी की गुणवत्ता कैसी हो और उसके इस्तेमाल तथा देखभाल के लिए कितने प्रयास की दरकार है, इस पर जीने के तरीके का उसका चुनाव निर्भर करता था। सांस्कृतिक सांस्कृतिक और सामाजिक पूर्वाग्रह के आधार पर कुछ दूसरी चीजें तय होती थी। तो ये सब बातें आपको लिखनी है जब ये प्रश्न पूछा जाए कि यूरोपियों के अमेरिकी उपमहाद्वीप आने से पहले इस महाद्वीप में क्या परिस्थितियां विद्यमान थी। तो आपने इस जो अभी हमने बताया उसका उत्तर ये है, जो इस प्रश्न का उत्तर वो है जो अभी मैं आपको बताया। तो इस प्रश्न का उत्तर भी हो गया। अब तीसरा जो प्रश्न है वो है यूरोप के लोगों और अमेरिका के मूल निवासियों की संस्कृति में क्या अंतर था। तो उनकी दोनों की संस्कृतियों में एक बहुत बड़ा अंतर था जो पैराग्राफ की एक लाइन से स्पष्ट हो रहा है। वो ये है, मछली, अनाज, बाग के पेड़ पौधे, मांस, इनके अधिशेष हमारे यहाँ ताकतवर श्रेणीबद्ध समाजों की रचना में मददगार बने, लेकिन वहाँ नहीं। तो एक जो यूरोपीय व्यक्ति है जो अमेरिका में आके सेटल हुआ, तो उसका नाम है विलियम मैकलिश। उसने ये बात लिखी है। मैं एक बार दोबारा से सेंटेंस पढ़ रहा हूँ। मछली, अनाज, बाग के पेड़ पौधे, मांस, इनके अधिशेष हमारे यहाँ ताकतवर श्रेणीबद्ध समाजों की रचना में मददगार बने, लेकिन वहाँ नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो यूरोपीय लोग जो सेटलर्स थे, उनके यहाँ कौन ताकतवर होता था, कौन उच्च व्यक्ति माना जाता था, कौन प्रभावशाली संपन्न व्यक्ति माना जाता था, जिसके पास ज़्यादा से ज़्यादा मछलियाँ, अनाज, बाग के पेड़ पौधे, मांस, ये सब ज़्यादा हो, यानी सरप्लस हो, यानी जिसके पास जितने ज़्यादा संसाधन होंगे, यूरोपीय लोगों के समाज में उसकी उतनी इज्जत होती थी, वो उतना ही प्रभावशाली माना जाता था, उतना ही ताकतवर माना जाता था। तो इस तरह से यूरोपीय लोगों का समाज एक श्रेणीबद्ध समाज था। श्रेणीबद्ध समाज के रूप में था वो, यानी अमीर, फिर उससे कम अमीर, फिर उससे कम अमीर, फिर उससे कम अमीर, इस तरह से एक श्रेणियाँ, हायरार्की बनी हुई थी। तो ऐसा समाज था यूरोपीय लोगों का, जो सेटलर्स लोग थे। उनके नज़र में जिसके पास जितना पैसा है, जिसके पास जितने संसाधन है, वो उतना ही प्रभावशाली, उतना ही अमीर, उतना ही ताकतवर है। ये यूरोपीय लोगों की संस्कृति थी। लेकिन जो नेटिव पीपल थे, जो अमेरिका में पहले से रह रहे थे यूरोपियों के आने से पहले, उनके लिए इन सब चीज़ों का कोई महत्व नहीं था, क्योंकि वो बड़े संतुष्ट जीवन जीने वाले लोग थे। वो ना ज़मीनों पर कब्जा करना चाहते थे, ना वो कोई ज़्यादा जानवरों का शिकार अंधाधुंध कर रखना चाहते थे, ना कोई बहुत ज़्यादा खेती का उत्पादन करके बहुत ज़्यादा रखना चाहते थे। वो तो जितनी ज़रूरत है केवल उतना उत्पादन करते थे, उसी में संतुष्ट रहते थे। तो उनके यहाँ ऐसा नहीं था कि किसी के पास ज़्यादा अनाज है, किसी के पास ज़्यादा जानवर हैं, किसी के पास ज़्यादा ज़मीन है, किसी के पास ज़्यादा पेड़ पौधे, बाग हैं, तो वो अमीर होगा, उसकी समाज में इज्जत होगी। ऐसा नहीं। उनके समाज में तो इन सब चीज़ों का कोई महत्व ही नहीं था, और उनका समाज श्रेणीबद्ध भी नहीं था, हायरार्किकल भी नहीं था, यानी उनमें कोई अमीर गरीब का अंतर भी नहीं था। तो यूरोपियों के समाज में अमीर गरीब का अंतर था, उनका समाज श्रेणीबद्ध था। उनके समाज में जिसके पास जितने ज़्यादा संसाधन होते थे, उसका उतना ही महत्व माना जाता था, वो उतना ही प्रभावशाली, उतना ही ताकतवर माना जाता था। किसमें? यूरोपीय लोग, यानी सेटलर्स के समाज में। लेकिन जो हमारे नेटिव पीपल हैं, उनके समाज में इन सब चीज़ों का कोई महत्व नहीं था। उनका समाज श्रेणीबद्ध भी नहीं था, उनमें कोई अमीर गरीब भी नहीं था, कोई बहुत ज़्यादा अपने पास धन भी इकट्ठा करना नहीं चाहता था, कोई बहुत ज़्यादा अपने पेड़ पौधे और ये बागान वगैरह भी इकट्ठा करने, कोई बहुत ज़्यादा ज़मीन भी इकट्ठी नहीं करना चाहता था, कोई बहुत सारे जानवरों को मारकर उनका व्यापार करना भी नहीं चाहता था। वो सब संतुष्ट जीवन जीने वाले आम लोग थे, जो बस जितनी ज़रूरत होती थी उतना ही शिकार करते, जितनी ज़रूरत होती थी उतना ही खेती का उत्पादन करते थे, और बड़े संतुष्ट जीवन जीते थे। उनके यहाँ ना कोई अमीर था, ना कोई गरीब था। तो इन दोनों, यानी यूरोपीय लोगों और जो नेटिव पीपल हैं, उनकी संस्कृतियों में, उनके समाज में ये अंतर था। तो आज के इस वीडियो को हम यही समाप्त करते हैं। आज की चर्चा हमारे लिए उपयोगी रही। इसके प्रश्न आपको व्हाट्सएप पर मैं भेजूंगा, तो इसको सब बच्चे फिर अपने किताब से भी ध्यान से पढ़ेंगे, तो आपका और अंडरस्टैंडिंग क्लियर होगी। तो तब तक के लिए, अब हम नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे। तब तक के लिए सभी को नमस्कार।